तो टेबल में कोई डाउट है? नहीं है। फॉर्म्स में है, कर लिया था, फॉर्म्स हो गए थे। चलो आज जो टॉपिक चालू करेंगे, यहां तक हमारा हो जाता है एचटीएमएल खत्म। ठीक है। अब जो चालू करेंगे सीएसएस, सीएसएस क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, उसको समझेंगे। ठीक है, हमने सीएस को स्टार्ट नहीं करी थी, शायद कर ली थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी। ठीक है। आओ, अब पढ़ते हैं क्या, सीएसएस। सीएसएस क्या होता है हमारा? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ठीक है, क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। मतलब एचटीएमएल के स्टाइल को प्रोवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीएसएस। ठीक है क्या? कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ठीक है। अब कैस्केडिंग स्टाइलिंग सीएसएस हमारे तीन टाइप के हैं। एक है इनलाइन सीएसएस, एक है स्टाइल सीएसएस, एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। मतलब देखो, सीएसएस क्या होता है? आपकी वेबसाइट का डिजाइन पार्ट, जो आप अपनी वेबसाइट में कलर करते हो, डिजाइन करते हो, या जो आप अपने यूआई को अट्रैक्टिव बनाते हो, वो हमारा सीएसएस होता है। सीएसएस को यूज करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है इनलाइन, दूसरा तरीका है स्टाइल, और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या क्या है आओ देखते हैं। पहला क्या है मेरे पास? इनलाइन एलिमेंट या इनलाइन टैग, जिसमें आप HTML के टैग के अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हो। इनफैक्ट हमने करा भी ऑलरेडी। हमने टेबल पे बॉर्डर लगाया, तो हमने वो इनलाइन करा। हम इमेज टैग के अंदर हाइट और विड्थ दे रहे हैं अभी, इमेज HTML के अंदर ही, तो क्या है वो इनलाइन, मतलब आप उसकी CSS उस HTML के अंदर ही दे रहे हो। ठीक है, वो होता है हमारा इनलाइन। कैसे आओ देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या करा, एक नया फोल्डर बनाया बाहर, लिखा CSS। ठीक है, ओपन करा, यहाँ पे आया वन डॉट इंट्रो, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स डॉट HTML लिंक। ठीक है। तो अच्छा, ये अभी तो करा नहीं है ना हमने, यह तरीका छोड़ 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 छोड़, अभी करो 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 करो। ठीक है, ये हो गया। मैंने गो लाइव कर दिया, या यहीं पे लाइव कर देता हूँ लाइव सर्वर के थ्रू। इनलाइन क्या होता है? जैसे आपने लिखा H1, लिखा आपने वर्ल्ड, आपने ओपनिंग टैग के ओपन में ही क्या लिख दिया, जहां लिखा आपने स्टाइल कलर ब्लू। मतलब आप अपने एचटीएमएल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर पहले क्या लिखते हो? स्टाइल, कि आपको स्टाइल लगाना है। कलर क्या है आपकी? प्रॉपर्टी। और ब्लू क्या है? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। और कलर का काम क्या है? कलर आपके टेक्स्ट को कलर कर देता है, या टेक्स्ट में कलर डालना हो तो आप कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। कलर प्रॉपर्टी है, और ब्लू आपका, सॉरी, कलर की वैल्यू है, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू है। स्टाइल क्या है? आप स्टाइल लगा रहे हो। अब इसमें इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि, ठीक है, इशू ये आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने H1 लिखा, मैं दोबारा लिखा हेलो वर्ल्ड। अब अगर यही प्रॉपर्टी मुझे इस वाले पर, ये प्रॉपर्टी इस वाले पर अप्लाई करना हो, तो मैं क्या करूंगा? दोबारा यही चीज कॉपी करके पेस्ट करूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो क्या ये हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर मुझे एक प्रॉपर्टी को 10 जगह लगाना हो, एक कलर को 10 बटनों में लगाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे हर एक बटन को प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। उस चीज से बचने के लिए हमारे पास क्या आया? दूसरा तरीका, वो है HTML के अंदर आप एक स्टाइल टैग को बना लो। HTML के अंदर बॉडी टैग के नीचे आप एक स्टाइल टैग बना लो। ठीक है, स्टाइल टैग बना लो। उस स्टाइल टैग का एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप लिखोगे पहले सेलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, उसके अंदर लिखोगे अपनी प्रॉपर्टी, और फिर क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको मैं दोनों को कमेंट, या मैं काम करता हूँ दोनों को ना अभी। ठीक है, क्लियर है?
अब ये H1 है, ये हमारा पैरा है, ठीक है। ओके, ये स्टाइल टैग है। क्या फॉर्मेट होता है मैंने अभी आपको बताया, क्या? सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू। कौन सेलेक्टर पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं? सेलेक्टर कौन सा हमारा? ये H1। तो मैंने अपने बॉडी टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाया, मैंने कहा H1। फिर क्या लिखा मैंने? प्रॉपर्टी कलर चेंज करना चाहता कलर। फिर क्या लिखा मैंने? रेड। हो एक साथ वैल्यू अप्लाई। मतलब अगर मैं एक बार में लगाना चाहता हूं, यहां लग जाएगा। मैंने बोला P कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, हो गया। ये क्या है? मेरे सिलेक्टर, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू। बट इसमें इशू क्या है कि अब खुद सोचो, मेरी सीएसएस कहां पर है? ऊपर। एचटीएमएल कहां है? नीचे। अगर मेरा कोड 1000 लाइन का हो गया, मुझे सीएस लगाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? ऊपर। ऊपर आना पड़ेगा ना। फिर एचटीएमएल लिखने के लिए नीचे जा रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे जा रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, तो इस ऊपर नीचे करने के चक्कर में मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इस चीज में हमारे पास तीसरा वाला तरीका आया, क्या? वो होता है हमारा एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का काम क्या है? आप अपने आप अपने एक एचटीएमएल पेज बनाओ और एक सीएसएस पेज बनाओ, और आपस में क्या कर दो? दोनों को लिंक कर दो। जैसे मैंने इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई, स्टाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। अब लिंक करने के लिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आप जब भी वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट का कनेक्शंस, वेबसाइट के सारे जितने भी प्लगइन्स होंगे वो कहाँ कनेक्ट होंगे? आपके हेड टैग के अंदर। हेड आपका वो दिमाग है। जो भी आप बाहर से कनेक्शन लेकर आओगे, आप कोई फॉन्ट लाओगे, आप कोई आइकन लाओगे, आप बूटस्ट्रैप लिंक करोगे, आप जेक्वेरी लिंक करोगे, वो सब आपके हेड टैग के अंदर ही होता है। एक्सटर्नल सारी चीजें। तो आप उसको क्या करोगे? लिंक करोगे। आपने कहा लिंक, लिंक, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या है? स्टाइल शीट। मतलब आप जो लिंक कर रहे हो, वो क्या लिंक कर रहे हो? एक स्टाइल शीट कर रहे हो, मतलब रिलेशन स्टाइल शीट है। और एचआरईएफ क्या होता है हमारा? HTML रेफरेंस। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे? स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया, एंड CSS में जाके लगा दिया। वही प्रॉपर्टी अप्लाई। फायदा इससे क्या समझ में आया? कि HTML कोड मेरा यहां पर होगा और CSS कोड मेरा यहां पर आएगा। वही फॉर्मेट, सिलेक्टर कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी की वैल्यू। समझ में आया तीनों तरीके? क्या था तरीका? पहला तरीका कि आप इंटरनल यूज करते हो, स्टाइल टैग में इंटरनल होता है, एक्सटर्नल में एक्सटर्नल सीएसएस बनती है। क्या इनलाइन में कोई लिंक करना होता है? नहीं, आप टैग के अंदर लिख देते हो। स्टाइल में कोई लिंक करना होता है? नहीं, आप स्टाइल में ये लिख देते हो। एक्सटर्नल में कोई लिंक करते हो? हाँ, कहाँ पर? हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर क्या लिखते हो? लिंक टैग। और लिंक टैग के अंदर अपनी वो एक्सटर्नल सीएसएस का नाम डाल देते हो। क्लियर है? कोई डाउट एक्सटर्नल यूज करने के लिए? तो मोस्टली हम जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटर्नल का ही करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, क्या आपका, हमारा आपका स्टाइल कनेक्ट करने का तरीका। क्लियर है? चलो, अब मैं यहाँ कमेंट करता हूं। अब हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें, क्या? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। क्या आता है? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर। जैसे मैं यहां पर आया, मैंने लिखा H1 के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर मैंने कहा यहाँ पे आपका क्या, पी टैग के अंदर रैंडम टेक्स्ट, और यहाँ मेरा रैंडम टेक्स्ट आ गया, ठीक है। मैं आउटपुट पे आया। अच्छा, मैंने आउटपुट ओपन नहीं करा था ना। हाँ, और हमेशा याद रखना, हमेशा अगर सीएसएस HTML सब कुछ है, आपका हमेशा HTML फाइल ही लिंक होगा। सॉरी, HTML फाइल ही लाइव सर्वर पे रन होगा। आपने HTML फाइल खोली, अब आप गो लाइव करोगे, सीएस को नहीं करोगे। यहाँ पे आया HTML, ये मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रखी है। पहले मैंने क्या करा? प्रॉपर्टी को हटा दिया, ठीक है।
कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम रैंडम दिख रहा है। हमारे पास आती है क्या, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। क्या आती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या क्या है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। जैसे मैंने बोला H1 के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो क्या होगा, टेक्स्ट हमारा बीच में आ जाए। मैंने बोला राइट, तो आपका राइट में चला जाएगा। मैंने कहा सेंटर, ठीक है। मैंने बोला P, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो मेरा सेंटर में आ जाए। मैंने बोला राइट, तो मेरा ये राइट में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला लेफ्ट, तो मेरा लेफ्ट में आ जाएगा। जस्टिफाई करता है, देखो जैसे यहाँ पे मुझे बराबर दिख रहा है ना, जस्टिफाई यहां से भी बराबर कर देता है, दोनों एक साथ एक सिमेट्रिकल रखता है, इक्वल कर देता है। कैसे करेगा, बीच में स्पेसेस दे देगा जितना पॉसिबल होगा। अब इतनी बड़ी स्पेस को तो नहीं जस्टिफाई कर सकता हो, जितना पॉसिबल होगा दिखाएगा, जितना नहीं होगा नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया मैंने, जस्टिफाई। दोनों तरफ देखो बराबर हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो लेफ्ट मतलब, अब एचटीएमएल हमारी कौन सी साइड बाय डिफॉल्ट रहती है, एचटीएमएल जो होती है वो बाय डिफॉल्ट किस किस अलाइनमेंट पे होती है हमारी। बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा टेक्स्ट में, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, राइट होती है, सेंटर होती है, कहाँ होती है। अरे मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी ना लिखूं तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ है, यही तो पूछ रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में रहती है। आप उसको बाद में अपने हिसाब से चेंज करो। चलो, आता है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। हाँ, कुछ को डाउट नहीं है। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब क्या है, कि आपको जब उसमें कुछ डेकोरेट करना हो इन द फील्ड ऑफ अंडरलाइन एंड ऑल चीजें, तो इसमें एक बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक तो आप जब उसमें लाइन दोगे, कहाँ दोगे, एक होता है हमारे पास अंडरलाइन, एक होता है, अच्छा बोलोगे सर अंडरलाइन के लिए तो हमने यू यू टैग पढ़ा था, यूएल टैग पढ़ा था, सॉरी यू टैग पढ़ा था। तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करें, क्या मैं उस अंडरलाइन वाली चीज को ऊपर कर सकता हूँ यू से, नहीं। मैं उस यू टैग से अंडरलाइन चीज को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, बट टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकता है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन को अपने कंटेंट के नीचे भी रख सकता है, बीच में भी रख सकता है और ऊपर भी रख सकता है। तो ये आती है हमारा पोजीशन। फिर आपको अंडरलाइन का कलर क्या देना है, आप कलर लिख दो। फिर अंडरलाइन के तरीके भी हैं, एक होता है सॉलिड अंडरलाइन, एक होता है डैश्ड, एक होता है डबल, एक होता है डॉटेड, एक होता है वेवी। करके देखते हैं। मैंने H1 में ही बोला टेक्स्ट डेकोरेशन, मैंने बोला अंडरलाइन तो उसी कलर की आ जाएगी जिस कलर का टेक्स्ट है। मैंने बोला ब्लू, तो ये मेरा ब्लू लाइन कलर में आ जाएगा। ठीक, किस कलर में आ गया, ब्लू कलर में आ गया। या मैंने बोला यहाँ पे रेड, तो ये मेरा रेड कलर में आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, ओवरलाइन, तो ऊपर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बोला लाइन थ्रू, तो बीच में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बोला अंडरलाइन। अब कलर आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको नाम याद नहीं है, आप इस पर क्लिक करो, अपने हिसाब से कलर चूज करो, और अपने हिसाब से उसका लाइट डार्कन ग्रे जो भी करना है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन के आ जाएगा। फिर होता है हमारे पास क्या, उसका स्टाइल। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देके लिख दूं डैश्ड, तो डैश में दिख जाएगा। मैंने बोला डॉटेड, तो ये डॉट्स में आ जाएंगे अंडरलाइंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा वेवी, तो वेव्स आ जाएंगी। मैंने बोला डबल, तो डबल में आ जाएगा। अगर मैं सॉलिड लिखूं या ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट वो सॉलिड ही दिखाता है। अगर मैं सॉलिड नहीं भी लिखूंगा तो भी बाय डिफॉल्ट सॉलिड में। ठीक है, आएगा आएगा, टॉपिक आएगा, सब आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। तीन चीजें ही लिखते हो, क्या क्या मतलब, हाँ तीन चीजें क्या क्या होती है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, मतलब तीन ऐसे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज क्या होती है, एक होती है पोजीशन, कि आप अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू।
फिर कलर, फिर आ गया उसका स्टाइल। और जिस प्रॉपर्टी को आप एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल चीजें दे रहे हो, उसे हम बोलते हैं हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसे हम अपने? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। बताऊंगा बताऊंगा, अभी आज ही होगा। ठीक है, चलो। अब आता है हमारे पास क्या? फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, EM, REM, परसेंट पिक्सल। अभी हम परसेंट पिक्सल को देखेंगे। EM REM जब प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं आपको मतलब समझा दूं। ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है, देखो। मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल आपकी स्क्रीन के पिक्सल के हिसाब से दिखेगा। मतलब स्क्रीन में जितने भी पिक्सल होंगे, 2000 पिक्सल, 4000 पिक्सल की जो स्क्रीन होगी, उसमें से उस साइज का 20 पिक्सल दिखेगा बस। ओनली 20 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है। बट अगर मैं करता हूं 20%, तो 20% मतलब जो अभी आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन अभी क्या है, 250, तो उस 250 का 20%। जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं। कोई मेरे पास डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है मेरे पास फोन की। इस फोन की डिस्प्ले, अब ये डिस्प्ले है आपकी 200 पिक्सल की। अब मैं बोलूं 200 पिक्सल में मेरा फोन का साइज हो 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो क्या होगा? कितना आसपास होगा? बस 50, 50, 50 एंड 50। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, बट अगर मैं ये लिख देता 50%, तो क्या होता? एकदम आधा। क्योंकि 200 पिक्सल जो भी आप स्क्रीन पे हो, जो भी आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन है, उसका 50% मतलब जस्ट हाफ, मतलब 100 पिक्सल हो जाता। हाँ, वर्ड चेंज होंगे बस। आपको पिक्सल से करना होगा परसेंट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कहा यहाँ पे पिक्सल, पिक्सल में डिफरेंस है। और वही परसेंट क्या है, आपके वो स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से दिख रहा है परसेंट। अब जो साइज में बढ़ा दूंगा, तो मेरा वो हमेशा जो भी स्क्रीन साइज होगा उसका 50% ही रहने वाला है, 20% ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि परसेंट पिक्सल का क्या, आप अंदाजा अपने में दिमाग में सेट कर लेना कि अगर मुझे हल्का सा बढ़ाना हो तो कितना पिक्सल बढ़ाऊं, कितना परसेंट बढ़ाऊं। या आपको खुद अंदाजा अपने उस पर रखना पड़ेगा। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास फॉन्ट वेट। देखो, फॉन्ट साइज अगर मैं लिखता हूं, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये ए है, अगर मैं इस ए का साइज बढ़ाऊंगा तो मेरे का साइज बढ़ेगा। बट अगर मैं ए का फॉन्ट बढ़ाऊंगा तो होगा क्या? फॉन्ट तो ये रहेगा, बस उसके ऊपर की जो आउटर लाइन है, उससे आपका एक वेट बढ़ जाएगा। जैसे फोन है, मोबाइल फोन है, फोन का साइज हो रहता है, आप थोड़ा मोटा कवर ले लो, तो क्या होगा? फॉन्ट का वेट, बिड्थ बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा। वही चीज है बस इसमें। तो मैंने यहाँ पे पी के अंदर लिख दिया फॉन्ट वेट 400। अब जो फॉन्ट वेट है उसके पास कुछ रेशियोज हैं। रेशियो मतलब, अगर आपको दो तरीके से इसकी वैल्यू दे सकती हो। अगर आपको नंबर में देना है तो बोलते हैं कि अगर आप 400 दोगे, इसका मतलब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो बाय डिफॉल्ट आपको है, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर जैसे ही आप 400 से बढ़ाओगे, तो हल्का हल्का वो बोल्ड होने लग जाएगा। तो आपको बोला जाता है बढ़ाओगे, ठीक है, आप अमाउंट लिखो, बट अगर आपको प्रॉपर बोल्ड चाहिए तो आप बोल्ड लिख दो, या 700 लिख दो। खुद देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है।
सी में 700 हो गया। बट इससे फॉन्ट का साइज नहीं, फॉन्ट का वेट बढ़ा, साइज नहीं बढ़ा। ठीक है। तो ये अगर हमें हमें 700 लिखता, वही दिखता। ये चाहे वैल्यू लिख लो, चाहे वैल्यू। अब एक है हमारे पास, अगर मैं 400 से कम करूंगा, एक होता है लाइट या 100। अब फॉन्ट पे अगर लाइट वाला ऑप्शन होगा तो दिखा देगा, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। अगर उस फॉन्ट में जैसे मैं लिखता हूं लाइटर, अब लाइटर होगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वही दिखाएगा। तो नॉर्मल, अगर उस फॉन्ट में लाइटर सब कुछ होता है ना, फॉन्ट में कुछ में बोल्ड होता है, कुछ फॉन्ट में बोल्ड नहीं होता, तो फॉन्ट्स का भी एक सुटेबल होना होना होता है। अगर वो उसमें लाइट वाला कॉन्सेप्ट होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट दिखा दे। ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन देखा, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा, फॉन्ट साइज देखा, ठीक है, फॉन्ट वेट देखा। फिर आता लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच की स्पेस अगर बढ़ानी हो तो आप लाइन हाइट दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लाइन हाइट 30 पिक्सल, बढ़ गई। और एक होता है लेटर स्पेसिंग, एक लेटर और दूसरे लेटर के बीच की स्पेस, मतलब एल की ओ से स्पेस, ओ की आर से स्पेस, आर की ई से स्पेस, ई से एम की स्पेस। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, लेटर स्पेसिंग 30 पिक्सल। ठीक है। तो ये लेटर की स्पेसिंग है, और ये एक लाइन बीच बीच में हमारा लाइन हाइट की स्पेसिंग है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास फॉन्ट फैमिली। अभी जब हम जो बात करते हैं फॉन्ट्स की, हमारे पास वीएस कोड में इनबिल्ट फॉन्ट्स हैं। तो अब अगर हम इन फ्यूचर अभी जब सीरीज एंड कर रहे होंगे तो मैं आपको बाहर से फॉन्ट लगाना सिखाऊंगा। बट अभी इस सिनेरियो में हमें जो वीएस कोड बाय डिफॉल्ट फॉन्ट देता है, हम उसी में ही काम करेंगे। ठीक है। तो ये सारे वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ल्यूसिडिया सैन रेगुलर डाल दिया, तो फॉन्ट चेंज हो गया। अब बोलोगे सर फॉन्ट तो एक ही होता है, आपने बाकी क्यों दे रखे हैं? बाकी दे रखे हैं एज अ बैकअप फॉन्ट। कोई पूछे तो बोला बैकअप फॉन्ट्स का मतलब क्या है, कि देखो कोई गारंटी नहीं है कि ये जो फॉन्ट है मेरे हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे। कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं कि चलो विंडोज में दिख रहे हैं, मैक में नहीं दिख रहे, मैक में दिख रहे हैं विंडोज में नहीं दिख रहे, दोनों में नहीं दिख रहे, लिनक्स में दिख रहे हैं। तो हर फॉन्ट की कंपैटिबिलिटीज होती हैं। अब हम अपना ये लगा के बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो भाई ये अप्लाई कर देना, ये नहीं हुआ तो ये अप्लाई कर देना, ये नहीं हुआ तो ये अप्लाई कर देना। अब ये होता नहीं है और सपोर्ट नहीं करते हो, तो अभी अलग कलर है, और ये आपका वो कलर है जो हर जगह सपोर्टेबल है, यूनिवर्सल। तो बैकअप फॉन्ट का रोल प्लस ये है कि बैकअप फॉन्ट का काम ये है कि आप जब अपनी मेमोरी में या आप जब अपने कोड में एज अ बैकअप कुछ पास करते हो कि हाँ इन फ्यूचर चीजें अगर कुछ होती है फॉन्ट में तो आपका वो इजीली कैचअप हो जाए, तो वहां पे आप फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल। चलो, क्लियर है यहां तक कि यूज करने के तीन तरीके हैं कौन कौन से, इनलाइन, स्टाइल और एक्सटर्नल। फिर हमने टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी, टेक्स्ट की। हम्म। हम्म। और तीन हो गई, और अच्छा ठीक है, और बस को, हाँ जस्टिफाई वाला ये बोलोगे, टेक्स्ट अलाइन बोलो ना।
और एक और थी टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो नाम से याद रखो प्रॉपर्टी, ये जस्टिफाई जस्टिफाई नहीं। जित आपकी सीएस में कुछ नहीं है। सीएस में इस दो चीज का खेल है, एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। हम बस पूरे टाइम सीएस में प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे। और आपको बस ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का नाम याद होना चाहिए। चलो हल्का सी, थोड़े तो हल्का सा याद हो। अब टेक्स्ट अलाइन कर रहे हो तो आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो टेक्स्ट ए लिख दो, अलाइनमेंट अपने आप आ जाएगा, बट आपको हल्का तो याद हो। तो प्रॉपर्टी जितने अच्छे से याद करोगे, चाहे लिख के याद करो चाहे कैसे भी याद करो, बट याद करो। प्रॉपर्टी के बिना कुछ नहीं हो आप सीएसएस के अंदर, और कुछ नहीं है सीएसएस के अंदर। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब आते हैं हमारे पास, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम क्या होता है हमारे पास? सेक्टर। क्या होता है? सेक्टर। सेक्टर मतलब क्या कि जो आपने अभी ये पढ़ा ना कि H1, तो ये H1 क्या है हमारा सेक्टर। तो अब आप सेलेक्टर को कितने कितने तरीके से सेलेक्टर को बना सकते हो, तो हमारे पास सिलेक्टर आता है। ठीक है, चलो। सिलेक्टर कितने टाइप के हमारे पास? यूनिवर्सल, आईडी, क्लास, एलिमेंट, डिसेंडेंट, एट्रीब्यूट, कॉम्बिनेटर, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट एंड आपका कैस्केड। सेलेक्टर पे आते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हो या ऐसी प्रॉपर्टी लिखना चाहते हो जो पूरे एचटीएमएल पे कवर हो, पूरे एचटीएमएल सारे एचटीएमएल टैग पे लगे सब कुछ पे, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? स्टार, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो स्टार का मतलब है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मींस इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, और इट कंसिस्ट ऑफ फुल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज अ स्टार। और इसमें आपने ब्रैकेट ओपन कर, ये आपकी प्रॉपर्टी और ये आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये आपके पूरे एचटीएमएल पे काम करेगा, पूरे पेज पे काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अप्लाई करके देखते हैं मैंने क्या करा। मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे लिंक करा सीएसएस को, सीएस में लिंक हो गया, मैं पूरा कोड हटा दिया सीएस के लिए।
मैं चाहता हूं मैं इसे गो लाइव करता हूं। ये प्रॉपर्टीज लिख रखी है मैंने बहुत सारी। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सीएस को लिंक करने के बाद स्टार करली ब्रैकेट्स ओपन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर मेरा वाइट। सीएस लिंक नहीं है और लिंक देखते हैं लिंक क्यों नहीं है। लेट्स सी। ये तो कनेक्ट है। अच्छा मैंने इंट्रो वाले में लिख दिया क्या। स्टार ये हो गया। सुपर अप्लाई मैंने क्या लिखा यहाँ पे बस स्टार। इस स्टार का मतलब क्या है। ये मेरा ये मेरा एक आपका ये मेरा एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है और इट विल कवर ऑल द टैग्स। इट विल कवर ऑल द टैग्स। ठीक है। अब मैंने क्या करा यहाँ पे सेलेक्ट करा H2। फिर दूसरा हमारे पास सिलेक्टर आता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब क्या है। एलिमेंट मतलब जब आप डायरेक्टली अपने टैग का नेम लिखते हो, टैग का नेम लिखते हो, वो आपका एलिमेंट ही होता है। जैसे आपने H1 लिखा तो H1 हो गया, H2 P, जो भी अपने टैग का नाम लिखते हो ऐसा एज अ सेलेक्टर में, जैसे H1 लिख दिया और कलर कर दिया मैंने रेड, तो क्या होगा आपके उस दो H1 में रेड कलर रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं जो टैग का नाम लिखता हूं वो टैग में पे मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। बट दिक्कत क्या है कि जित अगर H1 मेरे पास तीन चार और होते तो क्या होता, उन पे भी होता। उन पे भी तो होगा। अगर तीन चार मेरे पास H1 अभी हैं और हो गया ऐड। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं सर इस वाले या इस वाले पे नहीं हो, इस वाले पे कुछ और हो। अब एक परसेंटेज सोचो, इस वाले हेलो पर मेरी पहले वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रही थी, यूनिवर्सल वाली, और मैंने एलिमेंट प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर दी। तो उसने प्रायोरिटाइज किसको करा, एलिमेंट को या अपने यूनिवर्सल को। यूनिवर्सल कैसे कर दिया, एलिमेंट को करा ना भाई। यूनिवर्सल को करता तो मैं कलर वाइट होता। मैं इस H1 की जगह पर इस H1 पर ऑलरेडी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, जैसे ये देखो। ठीक है। बट मैंने इस पर कुछ करके यहाँ मेरा ये आ गया। तो ये क्या है मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो इस पे मेरी प्रायोरिटाइजेशन किसको करा, अपने एलिमेंट को। जैसे क्या समझ में आया कि अगर एक प्रॉपर्टी मेरी यूनिवर्सल की भी होगी एलिमेंट की भी होगी, एक ही जगह पर अप्लाई कर रहा हो, तो मेरी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी रेदर देन आपका यूनिवर्सल वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है। क्लियर है। तो आपके एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को यूनिवर्सल वाली प्रॉपर्टी से पहले ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। बट रूल अब ये कहता है कि नहीं मुझे सर इस हेलो पे अलग प्रॉपर्टी करनी है। तो मतलब किसी प्रॉपर्टी को अलग से यूनिकली सेलेक्ट करना, बिकॉज H1 लिखूंगा तो सारे H1 हो जाएंगे, यूनिवर्सल करूंगा तो सारे। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इनको यूज करने के। एक होता है क्लास, एक होता है आईडी। पहले क्लास पढ़ते हैं। क्लास ये कहता है कि आप अपने HTML वाले टैग के अंदर क्लास इक्वल टू कुछ वैल्यू लिख दो, और उस वैल्यू को CSS में आकर डॉट डॉट क्लास वैल्यू को एज अ सिलेक्टर यूज करके प्रॉपर्टी
एंड वैल्यू अप्लाई कर दो। ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, एक H1 में मैंने यहाँ पे ओपनिंग टाइम में क्या लिखा, क्लास H। तो मैंने क्या बोला, जो अपने HTML के टैग के अंदर एक क्लास और एक वैल्यू डिफाइन करो, उस क्लास की वैल्यू को CSS में आप क्या क्या लिखो, डॉट एच। एच क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे क्लास की वैल्यू क्या है, एच। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपने लिखा यहाँ पे कलर ब्लू वॉयलेट, तो क्या होगा आपके इस पर्टिकुलर जगह पर ब्लू वॉयलेट अप्लाई हो जाएगा। जबकि इस हेलो पर इस H1 पर ऑलरेडी मेरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, उसमें मेरी ये एलिमेंट प्रॉपर्टी यूज हो रही है। बट देखो, ऊपर वाले H1 पे आपकी एलिमेंट प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है और यूनिवर्सल भी अप्लाई हो रही है और आपकी क्लास भी, बट उसने प्रायोरिटाइज क्यों करा है, क्लास को, यूनिवर्सल को, आईडी को, वो क्लास को, एलिमेंट को या यूनिवर्सल को, एलिमेंट को, क्योंकि भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया। बस यही तो समझना था आपको। तो अब इसमें क्या है, आपने क्या करा, आपने इंडेक्स HTML के ओपनिंग टैग के अंदर क्लास ने वैल्यू की, वहीं स्टाइल टैग के अंदर आपने उसी क्लास की वैल्यू को डॉट के थ्रू अपने उसमें गेट कर लिया। ठीक है। अब आता है हमारे पास क्या, चौथी चीज आती है हमारे पास, आईडी सिलेक्टर। सेम एज क्लास कि आप HTML वाले टैग के अंदर आईडी के अंदर वैल्यू डिफाइन करोगे, उस वैल्यू को CSS में आकर हैश आईडी वैल्यू एज सेलेक्टर की प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दो। जैसे हैश, अब आपने यहाँ पे क्या करा, आईडी डेमो, आईडी डेमो, आईडी डेमो। जरूरी नहीं कि आप जो आईडी क्लास दोगे, तो जैसे आपने H1 पे अप्लाई करा तो वो H1 पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता है यूनिकली, नहीं। आप जहां पर भी दोगे वो, उसका उसको नहीं पता कि आपने कहाँ दे रखा है, आपने H1 में दे रखा है, आपने P में दे रखा है। उसको बस ये पता है कि मुझे जहां पर भी वो क्लास या आईडी की वैल्यू वहां पर मिलेगी, सेम मैं उस प्रॉपर्टी के एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करता। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ डेमो पे आया, तो डेमो क्या आईडी, तो हैश डेमो, और कलर मैंने क्या कर दिया आपका, ये प्रोटॉइस फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ले लो, तो होगी एक दो तीन। अब इस H1 पे यूनिवर्सल भी अप्लाई हो रही थी, एलिमेंट भी अप्लाई हो रही थी, क्लास भी हो रही थी, आईडी भी हो रही थी। सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किसको करा, आईडी को। आईडी को करा ना। ये ग्रीन वाली प्रॉपर्टी कहां से आ रही है, आईडी से। तो इससे क्या समझ में आया कि आईडी की प्रायोरिटी क्लास से भी ज्यादा है, क्लास की प्रायोरिटी एलिमेंट से भी ज्यादा है, एलिमेंट की प्रायोरिटी यूनिवर्सल से भी ज्यादा। अगर आपको एक चीज को मल्टीपल जगह एक साथ अप्लाई करवाना हो, तो आप वहां पे एलिमेंट का इस्तेमाल करोगे। पूरे HTML पे चाहते हो आप यूनिवर्सल का इस्तेमाल करोगे। कोई डेटा यूनिक है तो आईडी क्लास के हिसाब से यूज कर सकते हो। बस डिफरेंस क्या है, आप आईडी वहां आईडी में डिफाइन करोगे, वहां क्लास में करोगे। बट CSS में होगे तो क्लास होगी तो डॉट, और आईडी होगा तो हैश से आप उसको डिनोट करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार, पूछो पूछो कोई डाउट। तो यहाँ पे हमारे पास चार सेलेक्टर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। ओके। अब आते हैं हमारे पास क्या, डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब क्या है कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, हाँ पूछो पूछो, तो पूछो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। ये जो आपने आईडी लिखा है उसमें पेज खोलेंगे जरा। क्या? सी एस एस को। ये जो आपने हैश डेमो लिखा है इससे सबसे ऊपर लिखना। किससे? आगे यहाँ से। हाँ ऊपर लिख दो इसको। क्लास से? क्लास से ऊपर लिख दो, सबसे ऊपर लिख दो। अब देखना ये डेमो जो आप कह रहे थे ये चलता है कि नहीं चलता है। समझ में आया? आईडी की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। हाँ, आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप क्लास अगर होगा ठीक है, तो एलिमेंट होगा ठीक है, और लास्ट में यूनिवर्सल। ठीक है। अब खुद देखो, ये जो आईडी है,
इस आईडी पर मेरी एलिमेंट भी प्रॉपर्टी थी, इस एलिमेंट पे क्लास भी था, इस एलिमेंट पे वो यूनिवर्सल भी था, बट आपने प्रायोरिटी किसको दिया? आईडी। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, चार टाइप्स के। हाँ, ये सेलेक्टर है। चलो, अब एक मिनट, अब आता है हमारे पास क्या, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, क्या आता है? डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर का काम क्या है, मतलब क्या है? डिसेंडेंट सिलेक्टर बेसिकली, डिसेंडेंट सिलेक्टर बेसिकली क्या है, कि अगर मुझे एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल जगह लिखना है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, एक टैग है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग, मुझे इस एंकर टैग में प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो अगर मैं ए लिखूंगा तो क्या होगा, कि मेरे पास अगर इससे पहले और इसके बाद में मेरे पास जितने भी ए होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या पता मैंने इससे ऊपर भी कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके बाद भी कर रहा हूँ, तो मेरे हो जाएंगे। अच्छा, अब बोलोगे सर एक काम करो, आईडी क्लास दे दो। इस बार आपको पर्टिकुलर इस ए को सिलेक्ट करना है ना, तो या तो आप आईडी कर दो या तो क्लास कर लो। बट ट्विस्ट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट 100 बार है, मतलब 100 बार है, ऐसे कॉपी पेस्ट है। तो क्या मैं 100 बार आईडी क्लास पर अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नहीं, कर तो सकते हो, बट कोई प्रैक्टिकली नहीं है ना कि यार आप हर बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट आईडी कर तो सकते हो, करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर बार कॉपी पेस्ट करने में तो हमारे पास वो रहता है। एक मिनट। ठीक है, तो अगर मैं ए लिखूंगा तो जितने भी ए होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मुझे पर्टिकुलर सिलेक्ट करना होगा तो आईडी क्लास कर सकता हूँ, बट वो 100 है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। बट अगर आप देख रहे हो कि हर बार वो जो ए है वो एक फॉर्मेट के अंदर है, वो फॉर्मेट क्या है उसका, क्या स्ट्रक्चर है उसका, कि वो ए मेरा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर एंकर टैग है, तो मैं ऐसे भी सिलेक्टर बना सकता हूं। तीनों एक नहीं, तीनों एक साथ नहीं है। ये जो ए है ना, प्रॉपर्टी तो इस ए पर ही अप्लाई होगी, बट उस ए पर जाने का रास्ता ये है कि मेरे वही ए सिलेक्ट करो जो ए मेरे लिस्ट के अंदर आते हैं, और वही लिस्ट जो मेरी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आती है। तो मेरे वही ए जो भी आपने लास्ट में लिखा होगा ना, जो भी आपने यहां लिखा होगा लास्ट में यहां पर, वो उसी पर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। उससे पहले वाली चीजें क्या होती है हमारी, वह पाथ होता है, नेविगेशन पाथ होता है, कि हाँ आप इस ए पर जाने के लिए, ये क्या है हमारा पाथ, ये हमारा क्या है, एक नेविगेशन पाथ, कि आपको इस पर जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। ठीक है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो,
या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। जो ये होता है इसे हम बोलते हैं क्या, हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर। और जो ये होता है इसे हम बोलते हैं हमारा डिसेंडेंट डिसेंडेंट सेलेक्टर। कहीं अगर ऐसा लॉजिक काम करने में आए तो आप दोनों को इस्तेमाल अपने उसमें कर सकते हो। क्लियर है? एक मिनट। चलो ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्या, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। क्या होते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर? मतलब हमारे पास ये जो होते हैं ना, जितने भी हमने फॉर्म्स की चीजें पढ़ी हैं, फॉर्म्स क्या करता है, ये बॉक्स बनाता है। अगर मुझे पर्टिकुलर फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए हमारे पास आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इनपुट टाइप, आप जो बॉक्स सेलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कोड में आया एंड मैंने यहां पर इनपुट टैग बना लिए टेक्स्ट वाले 5। ये बन गए 5। मैं चाहता हूं सारे के सारे पांचों के पांचों सिलेक्ट हो जाए, इनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, इन फॉर्म्स का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। तो मुझे सिलेक्शन कलेक्टिवली करना हो इन फॉर्म्स की चीजों को, क्या लिखूंगा, टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट, कि मेरे मेरे सारे के सारे वही इनपुट सेलेक्ट करना, मेरे सारे के सारे वही इनपुट सेलेक्ट करना। ठीक है, ठीक है, मेरे सारे के सारे वो इनपुट सेलेक्ट करना जो इनपुट जो इनपुट के टाइप में टेक्स्ट होगा। मतलब मेरे इनपुट के टाइप में टेक्स्ट है, वो मेरे सारे के सारे इनपुट सेलेक्ट हो जाए। मैंने यहां पे क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। क्या होगा, वो सारे एक साथ। अगर किसी एक दो को करना हो तो आईडी क्लास, अगर किसी एक को या दो को यूनिक करना हो तो आईडी क्लास। फॉर्म्स में अगर कलेक्टिवली, जैसे मैं चाहता हूं मेरे पास 10 पासवर्ड के डब्बे बॉक्स हैं, तो उन
दसों के दसों सिलेक्ट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड के लिए तो पासवर्ड करूंगा ना। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट, रेडियो के लिए रेडियो, बटन के लिए बटन, चेकबॉक्स के लिए चेकबॉक्स। तो ये फॉर्म मेरे कलेक्टिवली उनको सेलेक्ट करवा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसे हम बोलते हैं क्या, हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, चलो। अब आती है हमारी पास प्रॉपर्टीज। सिलेक्टर खत्म ही कर देंगे, उसके बाद फ्री करेंगे, क्योंकि फिर आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास होती है क्या, चार टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। एक है सूडो क्लास। आई विल ऑलवेज यूज, जब आप सूडो क्लास को इस्तेमाल करोगे, वो सूडो क्लास हमेशा यूज होगी विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर कॉलन हवर। सेलेक्टर कॉलन हवर। अब हवर छोड़ो अभी। मतलब आप जब भी सूडो क्लास प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करोगे, आप पहले सिलेक्टर लिखोगे किस जगह पर कर रहे हो, और उस चीज को अप्लाई करोगे। अब सिलेक्टर हमारे खत्म हो गए, अब सिलेक्टर पे एडिशनल चीज आने लग जाएंगी। अगर आपको हवर इन सूडो क्लास को यूज करना है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? कॉलन। उसके बाद आपके पास हवर होता है, एक्टिव होता है, चेक्ड होता है, एंड ऑफ टाइप। हवर का मतलब क्या है? आप जब कर्सर ले जाते हो कुछ और हो जाए, आप क्लिक नहीं करते हो कर्सर से। जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूं इस पर, जो कर्सर ले जा रहा हूं कलर चेंज हो रहा है हल्का सा। कर्सर ले जा रहा हूं कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, क्लिक नहीं कर रहा हूं, तो इसे कहता है हवर प्रॉपर्टी। मैंने बोला मेरा जो H1 है, हेलो, मैंने इसमें बोला कि जैसे ही मैं इस H1 पर हवर करता हूं, जैसे ही मैं इस H1 पर हवर करता हूं, मेरे कलर को चेंज कर देना रेड। ठीक है, हवर का मतलब बस कर्सर ले जाना, जैसे बटन बनाया मैंने अभी यहां पर। ठीक है, मैंने बोला जैसे ही मैं इस बटन पर हवर करता हूं, कलर हो जाएगा मेरा ग्रीन, और बैंगलोर हो जाए मेरा येलो। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास क्या, एक्टिव। हवर का तो बस काम क्या है? हवर का काम है बस कर्सर को ले जाना उस सेलेक्टर के उस सेलेक्टर के ऊपर। बस कर्सर को ले जाना उस सेलेक्टर के ऊपर। एक्टिव का काम क्या है? कि उस बस कर्सर से उस जगह पर क्लिक करना उस सेलेक्टर के ऊपर। मतलब आप जब क्लिक करोगे तब कुछ और काम हो, क्लिक करने से, चाहे वो बटन हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बटन पे मैं अगर एक्टिव होता हूं तो मेरा बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। खबर पे ही हो रहा है, क्लिक पे रेड हो रहा है, क्लिक पे हो रहा है बस। जैसे मैंने बोला कि मैं H1 पे अगर क्लिक करता हूं, सॉरी, एक्टिव हो, तो वहां मेरा कलर को ग्रीन कर देना। तो अभी रेड है, क्लिक करा, ग्रीन हो, क्लिक से ग्रीन हो रहा है। ये देखो, हवर से येलो और बाकी नॉर्मल से हट जाता है। ठीक है, क्लियर है? डाउट? चलो, अब अगर मुझे एक पैटर्न फॉलो करना हो, जैसे मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे मैंने मल्टीपल हेलो बना दिए, मेरे मल्टीपल हेलो बना दिए। मैंने यहाँ पे क्या करा, सबके बैकग्राउंड पे मैंने ब्लू दे दिया, सबका बैकग्राउंड ब्लू हो गया। मैं चाहता हूं कि यार पहले का डार्क हो, दूसरे का लाइट हो, तीसरे का डार्क, फिर लाइट हो, डार्क लाइट डार्क लाइट। अगर आपको ऐसे पैटर्न फॉलो करना हो, तो पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हो आप, एक छोड़ के एक, मतलब एक छोड़ा दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर आठवां। तो ऐसे जब आपको पैटर्न दिखाना हो, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, nth ऑफ टाइप। मैंने यहां पे क्या लिखा, p ऑफ nth ऑफ टाइप, बैक कलर लाइट ब्लू, बट मैंने यहां पे लिखा क्या, टू।
अगर मैं 2 लिखूंगा तो बस 2 पर अप्लाई होगा, मैं 3 लिखूंगा तो 3 पर अप्लाई होगा। मैं चाहता हूं हर सेकंड पोजीशन पे हो, तो लिख दूंगा 2n। मतलब 2n मतलब पुरानी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 है फिर पुरानी वैल्यू है 0, 0 प्लस 2 2, फिर पुरानी वैल्यू 2 आई, फिर नई वैल्यू 2 4, फिर पुरानी वैल्यू 2 आई 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करके। तो आपका देखो ये ऐसे एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न बनाने के लिए nth ऑफ टाइप कर सकते हो। अगर आपको 3 का हिसाब से करना है 3n, तो हर 3 3 को लेके चलेगा ये। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्या, आपका nth ऑफ टाइप। फिर एक होता है मेरे पास कि मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं अपने, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, रेडियो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेबल, लेबल यस, यस, आईडी यस, नो, नो, नो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, दो बन गए। क्या दोनों आपस में कनेक्टेड है? बट दोनों कनेक्ट हो रहे तो दोनों को क्या कर दूंगा, मैं कॉमन प्रिंट दे दूंगा, क्या एग्री। तो इससे क्या होगा, इनको दोनों पेरेंट कॉमन मिल जाएंगे। अब इन टाइम पे एक ही क्लिक होगा। ये मैं रेडियो में करा था। अब मैंने बोला क्या, इनपुट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो पे जैसे ही मैं टिक करता हूं, मतलब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, चेक्ड। तो मैंने बोला क्या, जैसे ही मैं चेक्ड करता हूं, मेरा कलर कर देना रेड, मेरा फॉन्ट साइज बढ़ा के कर देना 30 पिक्सल, मेरा फॉन्ट वेट कर देना बोल्ड। मैं रिफ्रेश करा, क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अब बताओ। मैंने प्रॉपर्टी किस पर अप्लाई करी है? अगर मैं अपने इनपुट के टाइप के रेडियो, मतलब जितने मेरे पास इनपुट है उनमें जितने भी मेरे पास रेडियो है, अगर वो चेक्ड हो जाते हैं तो चेंज करना। बट एक बात बताओ, मेरा यस क्या है? लेबल। लेबल। मैंने बताया इनपुट में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है लेबल। आप तो इनपुट पर फर्क करके आपको लेवल पे अफेक्ट कराना है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, प्लस लेबल। एक मिनट, चल लेबल रेडियो पे काम करता नहीं है, ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें, यस पे नो क्यों हो रहा है? चेंज तो हो रही प्रॉपर्टी, होगा ऐसी ही, पर दिक्कत क्या आ रही है कुछ देखना पड़ेगा। एक मिनट, लेबल, लेबल कलर चेंज कर देना। लेबल फॉर यस, इनपुट टाइप चेकबॉक्स आईडी यस, लेबल फॉर नो, नो नो, लेबल फॉर नो, ये चेकबॉक्स हो गया टाइप रेडियो। कोड होगा ये वाला, क्या गलती कर रहा हूँ, ये रहा। तो कुछ और प्रॉपर्टी का इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ ग्लिच है, बट होगा ऐसी। मैंने क्या बोला, इनपुट के टाइप में रेडियो, जब वो, जब मेरा इनपुट चेक हो जाएगा, जो भी इनपुट होगा, चाहे मेरा यस वाला हो चाहे वो नो वाला हो, जो भी होगा,
उसका जो भी लेबल होगा, लेबल मतलब वो टेक्स्ट जैसे यस या नो, उसको चेंज कर देना। चेंजेस कहाँ होंगे, इस पर कब होंगे, जब मेरा ये वाला चेक्ड हो जाएगा। ठीक है। तो हवर का मतलब क्या है, जब आप कर्सर ले जाते हो, क्लिक है एक्टिव, अगर आपको ऐसे पैटर्न वाइज प्रिंट करवाना हो तो एंड ऑफ टाइप, और अगर चेकबॉक्स से रेडियो पे काम करना हो तो चेक्ड तभी काम करे। चेकबॉक्स तो रेडियो पे ही काम करता है बस। कि जब आपका चेक हो जाए तब ये काम हो जाए या वो काम हो जाए, तो वो आप अपने इनपुट टाइप चेक्ड से ही दोगे। ठीक है। क्लियर है। अब होता है लास्ट हमारे पास एक सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टीज। सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टीज होती है जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा, हेलो, P लिखा, लॉरेन। ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस H का पहला अक्षर का कलर थोड़ा चेंज रहे। ठीक है। मेरे उसका पहला अक्षर का कलर थोड़ा चेंज रहे। ठीक है। जैसे H1 का कलर मेरा पहले वर्ड का कलेक्टर, जैसे H1 का हेलो का मतलब H, बस वो चेंज हो, तो हमारे पास आती है सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टीज। मैंने इसमें लिख रखा है पीडीएफ में, सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टीज। सूडो एलिमेंट प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आप यहाँ पे सेलेक्टर को इस्तेमाल करते हो विद डबल कॉलम्स। आप सूडो क्लास में क्या करते थे, सिंगल से थे, यहाँ पे आप डबल डबल यूज करते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, H1 पे अप्लाई करना है ना, H1 पे, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, H1 डबल डबल फर्स्ट लेटर कलर रेड। तो क्या होगा, पहले लेटर का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। पहले लेटर का कलर आपका रेड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पी का, मैं बोला पी का, जो भी मुझे पी दिख रहा है, मतलब पैराग्राफ दिख रहा है, जो भी इस पैराग्राफ की पहली लाइन पे दिख रहा है, जो भी इस पैराग्राफ की पहली लाइन पे दिख रहा है उसका कलर चेंज रहा है, फर्स्ट लाइन का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्लू। तो जो मेरी बस पहली लाइन होगी उसका कलर चेंज रहेगा, जो भी स्क्रीन साइज के हिसाब से। अभी स्क्रीन साइज के हिसाब से ये पहली लाइन है तो ये दिख रहा है, इस स्क्रीन साइज के हिसाब से पहली लाइन ये है तो ये दिख रहा है। ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूं तो मुझे कलर क्या दिख रहा है, ब्लैक और ब्लू। मैं चाहता हूं इसे चेंज करना है तो पी सिलेक्शन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट। तो ये देखो, आप ये भी चेंज करना, तो बस ये कहां पर इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने बस यहाँ पे पी पर लिखा है। अगर पहले लेटर पे करना है, फर्स्ट लेटर ओनली, तो फर्स्ट लेटर। अगर पहली लाइन पे करना है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब जो भी, जो भी स्क्रीन साइज के हिसाब से फर्स्ट लाइन होगा वो अप्लाई हो जाएगा। फिर सिलेक्शन का मतलब क्या है, कि जब आप उस पे सिलेक्शन करोगे, सेलेक्ट करोगे, करोगे उस सेलेक्टर पर आपकी वैल्यू अप्लाई, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आपकी वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है। एक मिनट। अमन सर अभी एक नया आया है, वो अंकित। ठीक है।
अभी कैस्केडिंग का मतलब समझ लो, कैस्केडिंग क्या होता है। देखो, मैंने क्या करा, पहले H4 में मैं लिखा कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? वर्ड वाली। क्यों? वायलेट को। क्योंकि कैस्केडिंग ये कहता है कि अगर आप एक सिलेक्टर पे मल्टीपल ऑर्डर्स करोगे, तो जो भी आपने लास्ट में लेटेस्ट ऑर्डर अप्लाई करा होगा वो ही अप्लाई होगा। उस चीज का मतलब होता है कैस्केडिंग। वो यहाँ पे कैस्केडिंग फॉलो कर रहा है कि उसको पता है यहाँ पे रेड था, फिर ब्लू मिला, फिर ग्रीन मिला, फिर वॉयलेट मिला, तो लेटेस्ट को वॉयलेट मिला, तो आपका यहाँ पर वॉयलेट अप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। अब बोलोगे सर, कैस्केडिंग तो इसको फॉलो कर रही थी ना बस। कैस्केडिंग कलर के हिसाब से इसको फॉलो कर रही है, बट टेक्स्ट लाइन क्या इसके बाद कभी है? नहीं है। तो यहाँ पे आपका वो टेक्स्ट सेंटर यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये कलर की प्रॉपर्टी तो आपके यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो आपका कलर आ रहा है, बट जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है वो इसके बाद अगर कहीं और होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख दूं टेक्स्ट अलाइन राइट, तो यहाँ पे अब आपका राइट आ जाएगा। कलर आपका वॉलेट रहेगा, क्योंकि इन सब में कैस्केडिंग फॉलो होगा, और इन दो की कैस्केडिंग में कौन जीतेगा? राइट। तो आपका कंटेंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि काम मेरा, और मैंने यहाँ पे लिखा आपका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन और ब्लू। मैंने बोला मैंने बोला कि कलर मेरा रेड रहे, कलर मेरा रेड रहे, प्रॉपर्टी लाइन की ये वाली अप्लाई हो, टेक्स्ट डेकोरेशन की ये वाली अप्लाई हो। ऐसा क्या करें? तो मैं अपने रेड के ओपनिंग क्लोज के अंदर लिख दूंगा एक्सक्लेमेटरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या करता है? इंपॉर्टेंट आपके कंटेंट के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को एकदम फिक्स कर देगा। आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को फिक्स कर देगा कंटेंट आपका। तो मतलब बस वो एक प्रॉपर्टी टाइम पे करेगा। जैसे यहाँ पे कलर कर दिया, तो कलर आपका फिक्स हो गया। टेक्स्ट लाइन में कैस्केडिंग कौन जीत गया? राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन में कैस्केडिंग कौन जीता आपका? ये। तो यहाँ पे मैं आया, तो यहाँ पे रेड कलर आ गया, फिर ब्लू आया आपके डेकोरेशन के चक्कर में, एंड राइट आया बिकॉज आपने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है। कैस्केडिंग का बस मतलब ये है कि आप जब प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो ऑर्डर के हिसाब से जो भी लेटेस्ट ऑर्डर होगा, लेटेस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो आपके ऑलमोस्ट उस वहां पर दिखेगी। ठीक है। तो यहाँ हो जाता है हमारा आपका सिलेक्टर भी कंप्लीट और टेक्स्ट अलाइन भी कंप्लीट। अब वो काम क्या करना है? मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ दी है, आई नहीं क्या? रुको एक मिनट, एक और पीडीएफ आएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे। हम्म, ये एक पीडीएफ यस क्वेश्चन। अभी हमने बहुत बड़ा टॉपिक तो करा नहीं है। आप आओगे लास्ट पेज पे, आप इस कोड को लिखोगे खुद देखकर, और उस कोड के ऊपर 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन अप्लाई करोगे। अभी 10 वाला पार्ट में नहीं पढ़ा है, वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ा देंगे, सेक्टर स्पेसिफिसिटी, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। बाकी आपको 1 से लेके 9 तक प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। 1 से लेके 5 तक आप नॉर्मल सेक्टर, और फिर 6 से लेके 9 तक आपका सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट का इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी वहां पर अप्लाई होगी, ये कोड आपको लिखना होगा। बाकी कोर्स आपको मतलब नहीं, क्योंकि हमने वो टॉपिक अभी करे नहीं। ठीक है। चलो।